हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लैन वांगजी से पीछा छुड़ाने का एक और उपाय ढूंढ लिया था। यहाँ पे वो समझ चुका था कि लैन वांगजी अनकम्फर्ट फील करता है तब जब विंग शर्टलेस उसके सामने रहता है या फिर उसे फ्लर्ट करता है। आज दिन भर में उसने लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा अनॉय कर दिया था, लेकिन लैन वांगजी कहाँ पीछे रहने वाला था। विंग की ऐसी खुरापाती चीज़ों का तो तोड़ उसके पास पहले से ही रहता है। लैन वांगजी कुछ टाइम तक इस चीज़ को सहन करता है। उसे लगा था कि शायद विंग खुद ही अपनी शर्ट को पहन लेगा, लेकिन विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। लैन वांगजी जल्दी से उठता है और रूम में कुछ ढूंढने लगता है। उसने पूरे रूम को टटोल दिया था, लेकिन शायद अभी तक उसे वो नहीं मिला था जो कि इस वक्त वो ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे ही विंग ने उससे पूछा ना कि वो क्या ढूंढ रहा है, तो वैसे ही उसको मिल भी चुका था। एक नाइट स्टैंड के ड्रॉर में उसे वो चीज़ मिल चुकी थी। यहाँ पे लैन वांगजी ने बिना उसके क्वेश्चन का आंसर किया उसको बोला, तुम्हें गर्मी लग रही है ना, वेट, मेरे पास तुम्हारी गर्मी का इलाज है। ऐसा कहते हुए उसने रिमोट का यूज़ करते हुए एसी के टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया। उसने जितनी एवरेज थी ना एसी की, उतनी पूरी बढ़ा दी। लैन वांगजी खुद तो उसकी बेडशीट को लेके ब्लैंकेट को लेके बैठ चुका था बिस्तर पे, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है यार, पूरी तरीके से फुल टेम्परेचर में रख देने के बाद एसी को यहाँ पर ठंड तो होनी लाजमी थी। लेकिन विंग जो कि हल्के हल्के से उसके गूज़बम्प्स आने लगे थे, और वो लैन वांगजी से बोलता है, ये क्या किया तुमने। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, तुम्हारी गर्मी का इलाज। विंग लैन वांगजी के बॉडी से उस ब्लैंकेट को खींचने की कोशिश कर रहा था और बोलता है, लेकिन इस एसी का टेम्परेचर तो तुमने बढ़ाया है ना, तुमने ब्लैंकेट क्यों ओढ़ रखा है। तो यहाँ पे लैन वांगजी आंसर करते हुए बोलता है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हें पता है सिर्फ तुम ही हॉट हो, मैं कोल्ड हूँ, मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए एसी की इस हवा में मैं नहीं रह सकता। लेकिन मैं तुम्हारी गर्मी से होती हुई बेहाल हालत को नहीं देख सकता, इसलिए मैंने एसी के टेम्परेचर को बढ़ाया है। अब इस सर्दी को सॉरी इस ठंडी को एंजॉय करो। ऐसा कहते हुए उसने विंग को पढ़ाना स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर में विंग की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो लैन वांगजी ने उठाते हुए विंग की शर्ट विंग के मुंह पे मारी और उसके बाद बोला, अगर ईगो ख़त्म हो गया हो तो इसको पहन लो। अगर ईगो ख़त्म ना हुआ हो ना, तो इंतज़ार करो अपनी सांसों के ख़त्म होने का, क्योंकि ऐसे में यही हो सकता है। लैन वांगजी को इग्नोर करते हुए विंग अपनी मर्दाना स्थिति वहाँ पे दिखाते हुए वो फिर भी वैसे ही बैठा था, और लैन वांगजी ने अब बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और पढ़ाना कंटिन्यू किया। विंग अपने मन में ही सोच रहा था, ये कितना क्रूअल है, मतलब इसने एसी का टेम्परेचर फुल कर दिया और मैं यहाँ पे नेकेड बैठा हुआ हूँ। वो ये एक बार भी नहीं बोल रहा है कि आज मैं एसी का टेम्परेचर कम कर दूँ। लगभग 1.5 घंटा निकल चुका था। लैन वांगजी ने अपने बुक्स को समेटा और वहाँ से चल दिया। विंग जैसे ही वो बाहर जाता है लैन वांगजी रूम से, उसने जल्दी से एसी ऑफ किया। उसने अपनी शर्ट पहनी और अभी अभी जो ब्लैंकेट लैन वांगजी ने ओढ़ा था ना, वो खुद ओढ़ चुका था। और लैन वांगजी पहले से ही उस ब्लैंकेट को ओढ़ा हुआ था, तो इसकी वजह से वो ब्लैंकेट थोड़ा बहुत गर्म था, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म था। और विंग एक रिलीफ फील कर रहा था। विंग को अपने इस आइडिया पे ना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था भले ही वो कितना भी हॉट हो, लेकिन इतनी ठंडी हवा को तो वो नहीं झेल सकता ना। लेकिन फिर से इसके माइंड में एक अच्छा खासा आइडिया आता है। विंग अपने मन में ही सोचता है कि इस आइडिया को वो कल सुबह एक्सिक्यूट करेगा। अभी उसका टाइम हो गया है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाए। हालांकि अभी भी उसको उसके कार्ड्स नहीं मिले थे, लेकिन कुछ चीज़ें उसके पास अभी भी बची हुई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत क्लबिंग तो कर सकता था। और साथ ही उसने अपनी स्थिति अपने फ्रेंड्स को भी बताई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। हाँ, बस उसने ये चीज़ सीक्रेट रखी थी कि लैन वांगजी उसको पर्सनल ट्यूशन दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसा वो बताता, ऑफकोर्स सी बात है यार, सब लोगों के सामने उसकी इमेज का क्या होता। द ग्रेट विंग को कोई ट्यूशन दे रहा है, पर्सनल ट्यूशन, और वो कोई और नहीं, जिसको उसने इतने टाइम से बुली करके रखा था। वो ऐसा कैसे हो सकता है कि विंग इतनी इजीली मान जाए उन क्लासेस को लेने के लिए। इसलिए अपनी इमेज को बरकरार रखते हुए उसने ये सब तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताया था कि उसके पेरेंट्स ने उसके कार्ड्स ले लिए हैं और मुझे नहीं पता वो कब वापस मिलने वाले हैं, और तब तक वो अपने फ्रेंड्स के भरोसे ही रहने वाला था।
नेक्स्ट डे फिर से कॉलेज में लेनवांग जी और विंग दोनों ही आसपास बैठे हुए थे और बहुत आराम से बैठे हुए थे और विंग ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था, मतलब फ्लर्टिंग का। क्लास आज भी कंप्लीट हो चुकी थी और वो दोनों फिर से विंग के रूम में थे। विंग ने आज एक बहुत अच्छा सा काम किया था, एसी पहले ही खराब करके रखा था। विंग जैसे ही अपने शर्ट के बटन्स पे हाथ डालता है वैसे ही लेनवांग जी उसको आंसर करते हुए बोलता है, मुझे लगता है आज तुम्हारा एसी ख़राब हो गया है, क्योंकि मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे पास एक और इलाज है तुम्हारी गर्मी का, क्यों ना हम तुम्हारी छत पे जाके पढ़ाई करें। तो यहाँ पे लेनवांग जी को आंसर करते हुए विंग बोलता है, मुझे खुले में रहना पसंद नहीं है। तो लेनवांग जी आंसर करता है, क्या बात है, जिस इंसान के पाँव घर में नहीं टूटते, जो हमेशा आवारा की तरफ बाहर घूमते रहता है, उसे खुले में रहना पसंद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खुले में रहना नहीं पसंद तो तुम अंदर भी अपने शर्ट को रिमूव नहीं करोगे। तो यहाँ पे विंग आंसर करते हुए मतलब ईविल स्माइल के साथ देखता है लेनवांग जी की तरफ और विंग करते हुए बोलता है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए, मैं तो बस अपने शर्ट को उतारता हूँ और साइड में रख देता हूँ, इसके अलावा मैं तो कुछ भी तो नहीं करता। तो यहाँ पे लेनवांग जी बिना कुछ कहे ही थोड़ी देर साइलेंट रहता है और उसके बाद विंग को घूर के देखता है। विंग अभी भी लेनवांग जी की इस स्थिति को समझ रहा था कि लेनवांग जी को ये सब कुछ बिल्कुल नहीं भी पसंद नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें ना मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग्स भी दे रही हैं। इसलिए अपने प्लान को एक्सिक्यूट करते हुए उसने अभी भी अपने बटन्स पे ही हाथ रखा हुआ था और धीरे धीरे उनको रिमूव करना स्टार्ट किया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो शेर है तो सामने सवा शेर है। लेनवांग जी उठता है, फिर से उसे नाइट स्टैंड के सेकंड ड्रॉअर से एक कैंची निकालता है। उसके बाद विंग के सामने आते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो ये क्या है? तो विंग हंसते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे इतना गधा समझा है? ऑफ कोर्स एक कैंची है। उसने ऑलमोस्ट अपने शर्ट के 3 बटन्स अनबटन कर दिए थे और अभी 4th में उसका हाथ था। तो यहाँ पे लेनवांग जी अपने पॉकेट से अपने वॉलेट को बाहर निकालता है और उसमें से विंग के एक कार्ड को बाहर निकालता है और उसके बाद बोलता है, क्या तुम जानते हो ये क्या है? तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मेरा कार्ड है जो तुमने जब्त कर रखा है। तो लेनवांग जी अब विंग को बिना आगे कुछ बोले ही उस कैंची से ATM के 2 टुकड़े कर देता है। वाह, विंग का जो रिएक्शन था ना वो देखने लायक था। विंग जल्दी से उस ATM के जो टुकड़े थे ना 2 उनको अपने हाथ में लेता है और उसके बाद बोलता है, ये क्या किया तुमने? क्या तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता भी है ये ATM मैं क्या करूँ तुम्हारा? तो यहाँ पे लेनवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, तुम कुछ मत करो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। अभी बस मैंने एक ATM काटा है, अगर तुमने एक और बटन रिमूव किया तो मैं तुम्हारे दोनों ATMs को काट दूंगा। और एक और बात, ये मत सोचना कि तुम दोबारा से इशू करवा सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी मैंने पहले से कुछ सोच के रखा है। अगर तुमने मुझे अब और ज़्यादा परेशान किया ना तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा और उन्हें बोल दूंगा कि वो तुम्हारे अकाउंट्स को ब्लॉक करे, ATM कार्ड्स को नहीं। इसके बाद लेनवांग जी अपने वॉलेट से उन दोनों कार्ड्स को निकालता है, जो कि एक नॉर्मल कार्ड था, एक ब्लैक कार्ड था। उनको दिखाते हुए लेनवांग जी विंग से बोलता है, अगर तुम्हें सच में चाहिए ना तो अपनी लिमिट्स में रहो, ये मत करो जो तुम कर रहे हो। और एक और बात, मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज़ को सीक्रेट ही रखोगे और जो तुम कर रहे हो ना वो नहीं करोगे। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ तुम्हें, मैं एक गे हूँ और तुम्हारी ये हरकतें मुझ पे असर करती हैं। समझ में आया तुम्हें? अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ नॉर्मल बना रहे तो तुम्हें भी नॉर्मल रहना होगा, वरना मुझे नहीं पता तुम कैसे पढ़ाई करोगे और क्या करोगे। और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स को अभी तक जो मैंने कन्विंस करके रखा है ना कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हें मौके मिलने चाहिए। मुझे नहीं पता कि कब मैं उनसे खुद जाके कहूँगा कि तुम्हारे मौके पूरे ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा कहते हुए उसने विंग के हाथों में कैंची थमा दी। इसके बाद उसने दोबारा से उन दोनों कार्ड्स को अपने वॉलेट में रखा और विंग को इशारा किया कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है। विंग ने मरे हुए मन से यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन बार बार वो अपने ATM कार्ड्स के जो 2 टुकड़े थे ना उनको देखे जा रहा था।
क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लैन वांग जी इतना बड़ा कदम उठा देगा। उस एटीएम में पता नहीं कितने पैसे पड़े हुए थे यार, और लैन वांग जी ने इतने इजीली उसको कट कर दिया। लगभग 4-5 दिन और निकल चुके थे और विंग कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पाया था जिससे वो लैन वांग जी को मतलब अपना पर्सनल ट्यूटर से हटा सके। लेकिन एक चीज़ थी कि वो धीरे धीरे पढ़ाई में ना इंटरेस्टेड होने लगा था, मतलब उसे इंटरेस्ट आने लगा था पढ़ाई में, क्योंकि उसने आज तक मतलब जब तक वो स्कूल लाइफ में था तब तक तो ठीक था, वो करता था पढ़ाई और कुछ सब्जेक्ट्स थे जो उसे पसंद भी थे। लेकिन कॉलेज में आ जाने के बाद तो उसका इंटरेस्ट एकदम ही गायब हो गया पढ़ाई से। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद अब धीरे धीरे वो इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन लैन वांग जी को वो ये चीज़ शो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस बारे में लैन वांग जी को कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, अपना जो बिहेवियर था ना, उसने लैन वांग जी की तरफ और भी ज़्यादा रूट कर दिया। क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी था कि लैन वांग जी ने उसको बोला था कि वो गे है और विंग नहीं चाहता था कि वो उसके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो और उसका मतलब थोड़ा बहुत ना दिमाग इधर उधर हो जाए। आज लैन वांग जी लंच ब्रेक में अपने कैफ़ेटेरिया में था, लंच कर रहा था। अब उसकी मदर थी नहीं यहाँ पे, तो वो कैफ़ेटेरिया में ही खाना खाया करता था। लेकिन वो देखता है कि विंग भी कैफ़ेटेरिया में था, जबकि विंग क्लास में अटेंड नहीं हुआ था, मतलब उसने क्लास नहीं ली थी लेकिन कैफ़ेटेरिया में था। लैन वांग जी ने अपने प्लेट में अपना खाना लिया और डायरेक्टली उसी टेबल पे जाके बैठ गया जहाँ पे विंग बैठा हुआ था, और एग्जैक्टली उसके अपोजिट वाली सीट पे वहाँ पे बैठते हुए उसने विंग से बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने आज क्लास क्यों नहीं ली? तो यहाँ पे विंग लैन वांग जी से जो पहले ही इरिटेट था, वो और ज़्यादा इरिटेट होते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने सच में लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो? तो यहाँ पे लैन वांग जी टेबल मतलब उस प्लेट को थोड़ा सा साइड करता है, उठता है और विंग की तरफ आते हुए उसके नेक पे हाथ डालता है, कॉलर को ठीक करता है और टाई को भी ठीक करता है, और उसके बाद बोलता है, लग तो रहा है मुझे कि मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा हूँ, मैं लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ। बट व्हाट अबाउट टू यू? तुम तो अपनी लिमिट्स की भी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ विंग, मुझे तुम कल से प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर तरीके से क्लास में चाहिए हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे लैन वांग जी इनडायरेक्टली एक धमकी विंग को दे रहा था। तो विंग लैन वांग जी की आंखों में आंखों में आंखें डालते हुए ये बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे कहाँ पे और कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने रिस्ट वॉच को देखता है और उसके बाद बोलता है, अभी तो नहीं, लेकिन शायद 2 घंटे के बाद मैं ऐसा कोई हूँ जो तुमसे ये कह सकता है। तो यहाँ पे विंग दोबारा से लैन वांग जी को बोलता है, अपने लिमिट में रहो। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, लिमिट्स क्रॉस करना मैंने तुमसे ही सिखाया है। यहाँ पे लैन वांग जी जो कि विंग के साथ साथ विंग के ग्रुप को देख रहा था, और वो एक नोटिस स्माइल हंसते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है लिमिट्स सिर्फ तुम ही क्रॉस नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी ना लिमिट्स ही क्रॉस कर रही हैं। अब देखो ना, सुबह जब एक कॉलेज आई थी तो इसके लिप्स पे ना एक डार्क शेड की लिपस्टिक थी, बट अभी ये थोड़ा लाइट नहीं हो गई है। तुम्हें नहीं लगता कि ये फेड हुई है? या लैन वांग जी आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही वांग लिंगजाओ आगे आते हुए उसको चुप कराती है और बोलती है, चुप रहो, ये क्या बोल रहे हो तुम? विंग वांग लिंगजाओ को अपने तरफ एकदम झटके से टर्न करता है और उसके बाद गौर से उसके लिप्स की तरफ देखता है। तो वो सही था, क्योंकि सुबह वांग लिंगजाओ को कॉलेज छोड़ने के लिए विंग ही आया था, और विंग ने अच्छे से नोटिस किया था कि वांग लिंगजाओ की जो लिपस्टिक का शेड था ना बहुत डार्क था तब, लेकिन अभी ये फेड हो चुका था। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और जहाँ तक विंग का मानना था, उसने आज तक वांग लिंगजाओ को हाँ चिक्स पे किस किया था, फॉरहेड पे किस किया था, उसके हैंड्स पे किस किया था, उसके लिप्स पे उसने कभी किस नहीं किया था। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे वांग लिंगजाओ के हाथ को टाइटली और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए विंग उससे पूछता है, ये सब कुछ क्या है जिया जियाओ? तो यहाँ पे वांग लिंगजाओ थोड़ा सा नर्वस स्माइल हंसते हुए विंग से बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम इसकी बातों पे ट्रस्ट कर रहे हो, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या?
और रही ये बात ये लिप्स के शेड की, तो मैं वॉशरूम गई थी, मैंने टिश्यू यूज़ किया था जिसकी वजह से ये हो गया होगा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे वांग लिंजाओ थोड़ा सा हकलाते हुए कुछ शब्द पूरे बोल रही थी तो कुछ अधूरे बोल रही थी, ऐसे ही विंग को आंसर कर रही थी। और विंग बहुत डीपली उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम इतना हकला क्यों रही हो? क्लियरली बोलो, साफ साफ बोलो। वांग लिंजाओ अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा कॉन्फिडेंस, हर एक चीज़ को इकट्ठा करते हुए बोलती है, मैं वॉशरूम गई थी, वहाँ पे मैंने टिश्यू यूज़ किए थे जिसकी वजह से हो सकता है मेरे लिप्स पे जो शेड था वो थोड़ा सा फेड हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चीट कर रही हूँ। उसने ये सब कुछ जो बोला था ना, और बिल्कुल ऐसे बोला था जिससे विंग को सच में लगने लगा था कि हाँ, वांग लिंजाओ जो बोल रही है सच बोल रही है। और उसने वांग लिंजाओ के हाथ को लाइटली छोड़ दिया था, मतलब उसके हाथ पे जो अभी तक उसकी टाइट ग्रिप हुई थी ना वो लूज कर दिया था। और उसके बाद विंग ने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोबारा से मेरे पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व मत होना। तो यहाँ पे लैनवांग जी अपनी सीट पे बैठता है और अपने खाने को स्टार्ट करने से पहले वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हें सच में कोई भी कभी भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो यहाँ पे लैनवांग जी आगे खाना खा पाता इससे पहले ही विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पर्सनल ट्यूटर हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पर्सनल एडवाइज़र भी हो। विंग आगे कुछ बोल पाता है, वो समझ चुका था कि उसने क्या बोला है। मतलब उसने सबके सामने ये बोला है कि लैनवांग जी उसका पर्सनल ट्यूटर है। जिस राज को वो अभी तक छिपा रहा था वो खुद ब खुद सामने ले आया था। और लैनवांग जी हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम तो खुद के सीक्रेट्स को भी सीक्रेट नहीं रख सकते। मुझे शक है कि कहीं तुम मेरे सीक्रेट को भी ऐसे ही सबके सामने रिवील ना कर दो। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी खाना स्टार्ट करता है और विंग वहाँ से गुस्से से बाहर जा चुका था। विंग आज घर में अपने रूम में लैनवांग जी का इंतज़ार कर रहा था। लैनवांग जी जो कि 3:15 पे उसके घर पे पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही आज वो विंग के रूम में पहुंचता है तो विंग ने लैनवांग जी को एक सरप्राइज़ दिया था। आज लैनवांग जी जैसे ही विंग के कमरे के अंदर एंटर होता है वैसे ही विंग ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से दरवाजे को बंद किया और लैनवांग जी को पुश करते हुए उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पकड़ा और उसको बहुत टाइटली वहाँ पे एकदम प्रेस करके रखा था। और उसके बाद उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, और वो आंखें एकदम नॉर्मल नहीं थी, गुस्से से लाल थी। और तब जाके उसने वांग जी से बोला, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम सच में क्या करना चाह रहे थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सीक्रेट किसी के सामने नहीं आना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे पर्सनल ट्यूटर हो, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं सब कुछ बताऊं सबको। तो लैनवांग जी उसी फोर्स के साथ, जितनी ताकत के साथ विंग ने लैनवांग जी को प्रेस करके रखा था, उतने ही फोर्स के साथ उसको झटका देता है, अपने से दूर करता है। और उसके बाद विंग के थोड़ा करीब जा के वो बोलता है, काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर विभूषण, वो मैं नहीं था जिसने ये बताया कि मैं तुम्हारा पर्सनल ट्यूटर हूँ, वो तुम थे जिसने सबको ये बताया कि मैं तुम्हारा पर्सनल ट्यूटर हूँ। और मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। तुम हो ही ऐसे कि तुम्हें कुछ शब्द भी इतने एग्रेशन में डाल देते हैं कि तुम क्या करते हो तुम्हें खुद ही पता नहीं चलता। लैनवांग जी ने ऐसा बोला ही था कि विंग ने फिर से लैनवांग जी को बेड में फेंक दिया था और खुद उसके ऊपर आ चुका था। उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को बहुत टाइटली अपने एक हाथ में रखा और उसके बाद उसके गले पे अपना दूसरा हाथ ले गया और थोड़ा टाइटली प्रेस किया। और उसके बाद बोला, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हो ना तुम, अपनी स्मार्टनेस अपने पास रखा करो और मुझे मजबूर मत किया करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं। तो यहाँ पे लैनवांग जी भी उसी फोर्स के साथ अपने इस पोजीशन को स्विच करता है और अब विंग लैनवांग जी के नीचे था और लैनवांग जी विंग के ऊपर था। यहाँ पे लैनवांग जी बिल्कुल उसी तरीके से विंग की आंखों में आंखें डालते हुए अपने हाथों को उसके हाथ से रिलीज़ कराता है और अपने नेक को भी उसके हाथ से रिलीज़ कराता है। और उसके बाद उसकी मतलब जो चिन एरिया होती है ना, जॉ लाइन होती है, उसको टाइटली थोड़ा सा टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, ये वार्निंग तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए कि तुम
अपनी इस स्मार्टनेस को मुझ पे यूज़ मत किया करो ऐसा कुछ कि मैं सच में ये भूल जाऊँ कि तुम एक स्टूडेंट हो। लैन वांगजी ने ये बोला ही था कि तभी विंग फिर से अपनी पोजीशन को फ्लिप करता है और इस बार विंग लैन वांगजी को एक नोटिस स्माइल देते हुए बोलता है, अच्छा अगर सच में मैंने ये सब कुछ करना कंटिन्यू किया तो तुम क्या करोगे। उसने विंग ने लैन वांगजी के चिन के नीचे अपनी एक फिंगर डाली और उसकी फेस को थोड़ा सा अप करते हुए बोला, बताओ ना क्या करोगे तुम, क्या तुम कुछ कर सकते हो। विंग और लैन वांगजी दोनों ही बहुत डीपली एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो लोग ये ही नहीं समझ पाए कि वो लोग इतने एक दूसरे में खो चुके थे कि पता नहीं कब उन लोग के शब्द रुक चुके थे, लेकिन जो कंटिन्यू था वो था उनका आई कांटेक्ट। इस वक्त विंग और वांगजी दोनों के ही मुंह से कोई शब्द नहीं थे, बस थी तो उनकी धड़कनें और उनकी सांस, बस इन दोनों की ही आवाज़ें। अब जब ये दोनों एक दूसरे में इतना खो ही चुके हैं तो हम कौन होते हैं इन दोनों को वापस लेके आने वाले। लेकिन हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।